अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के आखिरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो, और वो हैं गोनेड्स। गोनेड्स कहते हैं द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन को ओवरऑल मिलाकर गोनेड्स कहा जाता है। और ये दो तरह के हैं। मेल गोनेड्स को टेस्टिस कहा जाता है, फीमेल गोनेड्स को ओवरीज कहा जाता है। ये सब पेयर में है। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल बनाने के साथ साथ हार्मोनल सिक्रेशन भी करता है। तो सबसे पहले टेस्टिस से एक ही हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये डेवलपमेंट के दौरान ही सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर इसका काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी वजह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। उसके बाद पैदा होने के बाद फिर एट प्यूबर्टी, बलोगत के वक्त ये स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन का जिम्मेदार ये है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और उसी वक्त सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उन खूबियों या सलाहियतों या कैरेक्टर्स को कहा जाता है जिनका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन सेक्सुअली मैच्योर होने की निशानी है। मसलन बच्चों में जब बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है। ये इसके अलावा एग्रेशन भी इसमें आ जाती है इसी हार्मोन की वजह से, यानी बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। ये सारे इस टेस्टोस्टेरोन की जिम्मेदारियां हैं और ये काम करता है। लेकिन ये बजाते खुद रिलीज नहीं होता। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आएगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर अप्लाई होगा। उसके जवाब में पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा। वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जब टेस्टिस पर अप्लाई होगा तो इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मखसूस टाइप के सेल्स हैं, वो ये हार्मोन सिक्रेट करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से इसका निज़ाम चलता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं ओवरीज की तरफ। ओवरीज दो हैं और ये थैलियों की शक्ल में है, काफी बड़ी, एक इस तरफ एक इस तरफ, और इन्हीं के करीब ये इस तरह से यूटेरस मौजूद है। ये फैलोपियन ट्यूब्स और ये यूटेरस। होता क्या है? फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आएगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर अप्लाई होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड FSH रिलीज करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन ओवरी पर अप्लाई होगा और इसके जवाब में ओवरी के यहाँ से कुछ सेल्स, ये लाइनिंग में जो सेल्स थे उसमें से कुछ सेल्स एक सेल बन के आगे बढ़ेगा, वो डिवाइड होकर एक थैली बनाएगा। इस थैली के अंदर बड़े प्रोसेस के बाद एक एग बनेगा। इस थैली को कहते हैं फॉलिकल। जब ये थैली थोड़ी मैच्योर हो जाती है तो ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इस ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन निकला तो यहाँ से है, फॉलिकल से, लेकिन इसका साइड ऑफ एक्शन ये है यूटेरस। यूटेरस की दीवारें 3 लेयर्स ऑफ सेल से मिलकर बनती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम परमानेंट नहीं है, ये डिजनरेट होती है, रिजनरेट होती है, डिजनरेट होती है, रिजनरेट। होगा क्या? जब एस्ट्रोजन फॉलिकल से निकला, ब्लड के जरिए इस पर अप्लाई हुआ, एंडोमेट्रियम पर,
तो ये एंडोमेट्रियम थिक होना शुरू हो जाती है, थिक भी होती है, और इसका मतलब है ये रिजनरेट होना शुरू हुई। जब ये काफी हद तक रिजनरेट हो चुकी होती है, इस दौरान एक और हार्मोन आएगा पिट्यूटरी से, LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मैच्योर फॉलिकल जिसमें एग बन चुका है, इस मैच्योर फॉलिकल को ये रप्चर करेगा। रप्चर होने से एग रिलीज होकर इधर आएगा। इस अमल को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल की खाली थैली बची थी, इस खाली थैली को कहते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम से एक और हार्मोन निकलेगा जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन जो ही निकलना शुरू हो जाता है, ये बाकी सारे हार्मोन को इनहिबिट करता है। इसका बुनियादी काम ये है, सबसे पहले क्या करेगा, इनहिबिट्स LH, FSH एंड एस्ट्रोजन। जब सबको बंद करेगा तो क्या होगा, FSH को बंद करने से मजीद फॉलिकल नहीं बनेंगे, LH बंद होने से जो भी फॉलिकल जिस स्टेज पे था वहीं पर रुक जाएगा, और एस्ट्रोजन को बंद करने से यहाँ जो एंडोमेट्रियम थिक हो गई थी वो मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। तो ये दूसरा काम शुरू करेगा अपना। इसका दूसरा काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम को मजीद डेवलप भी कराएगा और वेस्कुलराइजेशन भी कराएगा। इसका क्या मतलब है, पहले जो काम एस्ट्रोजन कर रहा था, यानी एस्ट्रोजन वाज रिस्पांसिबल फॉर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, अब मजीद इसकी थिकनिंग इसकी वजह से होगी। ये चार सबब, न सिर्फ थिकनिंग होगी बल्कि इसके अंदर खून की नालियों की बहुतात हो जाएगी, उसको कहते हैं वेस्कुलराइजेशन। और इसके बाद ये क्या करेगा, थिक हो गई, अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर ये आखिरी काम क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, इसको गिरने नहीं देगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये जो कार्पस लूटियम जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, 1 महीने तक यहां से कोई पैगाम नहीं आया तो ये डिजनरेट होगा। डिजनरेट होने से ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एम्ब्रियो इधर अटैच हुआ है तो वो फिर एक सिग्नल इसको भेजेगा, तो ये मजीद प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन जारी रखेगा। फिर इधर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगी प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा बनती है तो प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा सीक्रेट करना शुरू करता है, और जब प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा तो कार्पस लूटियम तब तक खत्म हो चुकी होगी। और मजीद आगे जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा वो प्लेसेंटा से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन करता रहेगा। ठीक हो गया जी। ये था आखिरी हार्मोन्स का जिक्र जिनको गोनेडल हार्मोन्स हमने डिक्लेयर किया। ठीक हो गया। तो इसके साथ हार्मोन्स का सिलसिला खत्म हो गया। अब एक और बहस है, न्यूरोसेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ हाइपोथैलेमस। इसको थोड़ा सा तो हमने डिस्कस किया था। ये फर्ज करें हमारा ब्रेन है, और ब्रेन का ये हिस्सा फोर ब्रेन, इसमें यहाँ पर थैलेमस है। थैलेमस के साथ ही लगा हुआ ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड। इस हाइपोथैलेमस के ड्यूल नेचर के काम हैं। एक तो ये ब्रेन के हिस्से के तौर पर ये थर्मोस्टेट का काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, स्लीप एंड वेक साइकिल को ये मेंटेन करता है, हार्ट रेट को ये मेंटेन करता है, ब्रीदिंग रेट को ये मेंटेन करता है, थ्रिस्ट एंड
भूख, क्या कहते हैं, हंगर, थिर्स्ट एंड हंगर, उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ ये कुछ मखसूस हार्मोन्स और रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है जिनको कहते हैं न्यूरोसिक्रीशंस। मिलाकर न्यूरोसिक्रीशन क्यों कहा? क्योंकि ये स्ट्रक्चर न्यूरॉन से बनी है। यहां पर आप समझ लें इस तरह से ये न्यूरॉन्स मौजूद हैं और इन न्यूरॉन के एक्सॉन्स नीचे पिट्यूटरी तक मौजूद हैं। साथ में अगर ये न्यूरॉन है हाइपोथैलेमस का, इसका साइनेप्स है खून की बारीक नालियों के साथ। खून की बारीक तरीन नालियों को क्या कहते हैं? कैपिलरीज के साथ। तो इसकी समझो सेल बॉडी से ये केमिकल सिक्रेट होते हैं, इसलिए इनको न्यूरोसिक्रीशंस कहते हैं। अब आसानी से डिफरेंशिएट करने की खातिर इन न्यूरोसिक्रीशंस की दो अक़साम बताई जाती हैं। एक को कहा जाता है रिलीजिंग फैक्टर्स और दूसरे कहलाते हैं हार्मोन्स। रिलीजिंग फैक्टर्स की तादाद तकरीबन 20 के करीब है और ये रिलीजिंग फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर एक्ट करते हैं, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये सारे जैसा रिलीजिंग फैक्टर वैसा ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब वैसा हार्मोन रिलीज करेगा, तो ये इनके थ्रू कंट्रोल कर रहा है। दूसरा हार्मोन्स दो हैं, एक एडीएच, एक ऑक्सीटोसिन। ये दोनों के बारे में राय ये है कि हाइपोथैलेमस खुद बना के इनको पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब पर स्टोर करवाता है और यहां से स्टोर होने के बाद इनकी रिलीज का भी ये जिम्मेदार है। यानी एडीएच और ऑक्सीटोसिन के बारे में राय ये है कि ये न्यूरोसिक्रीशंस ऑफ हाइपोथैलेमस हैं, वहां से प्रोड्यूस होकर पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में ये स्टोर होते हैं और जब हाइपोथैलेमस कहेगी रिलीजिंग फैक्टर के जरिए तब ये रिलीज किए जाएंगे और इनके काम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये था न्यूरोसिक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म, इस पर बात करने से पहले आपको एक बात याद दिला दें, हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाए भी तो नुकसानदेह थी, कम हो जाए तब भी नुकसानदेह, तो उसको बैलेंस में रखना जरूरी था। बैलेंस में कैसे रखें, इसके लिए एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम वजूद में आया। वो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म को हम कहेंगे सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म in which the final product itself controls the controlling system। ये जुमले थोड़े से अजीब से हो गए, कंट्रोलिंग सिस्टम कहें या कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कहें। मिसालें हम डिस्कस करेंगे तो और अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जो हमने लिखा है इसका मतलब ये है कि फर्ज करें एक हार्मोन ने एक प्रोसेस शुरू किया, प्रोसेस चला, उस प्रोसेस की कोई फाइनल प्रोडक्ट होगी, वो फाइनल प्रोडक्ट इस हार्मोन के रिलीज को खुद रोकेगी। तो हार्मोन खुद दूसरे मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा था, इसको कंट्रोल किसने किया? इसकी फाइनल प्रोडक्ट ने कंट्रोल किया। ये मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, पहले इसकी टाइप्स पर बात करें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, वन ऑफ देम इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड द अदर वन इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले इन दोनों में फर्क करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म फर्दर इनहांसेस द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, ये हार्मोन की सिक्रीशन को और बढ़ाता है। इसकी बहुत कम मिसालें हैं। While negative feedback mechanism inhibits the secretion of hormone। ये फर्क समझ में आ गया? पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है?
हार्मोनल सिक्रेशन को मजीद बढ़ाता है। और नेगेटिव फीडबैक क्या करता है? हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। अब पहले दो मिसालें देख लें। पॉजिटिव फीडबैक की मिसाल पहले बता दें। बहुत सारी मिसालें हैं। मसलन अगेन ये यूटेरस है। इस यूटेरस में फीटस मुकम्मल हो चुका है बर्थ के करीब का टाइम है। तो प्रोसेस लंबा है, मैं शॉर्ट करता हूं। होगा क्या? सबसे पहले टेस्टिंग के तौर पर ऑक्सीटोसिन यहां रिलीज होगा। रिलीज होकर जब यूटेरस की वॉल पर पड़ेगा, यूटेरस की मैंने कहा था 3 लेयर्स हैं। दरमियानी लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, मसल्स की बनी हुई। जब इस मायोमेट्रियम पर यह अप्लाई होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू हो जाती है, वेव लाइक मूवमेंट, जिसको लेबर मूवमेंट कहते हैं। उस लेबर मूवमेंट के नतीजे में ये फीटस धक्का दिया जाता है, फीटस को धक्का लगता है। और धक्का लग के जब इसका सर इस सर्विक्स को टच करता है, अब जरा गौर करें, सर्विक्स को टच करता है तो ये टेक्टाइल स्टिमुलस फिर ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब मजीद ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। जो ऑक्सीटोसिन पहले वक्फे से रिलीज हो रहा था, अब जल्दी रिलीज होगा तो यहाँ अप्लाई होगा और ये मूवमेंट तेज हो जाएगी तो इसको बर्थ मिल जाएगी। इसी तरह दूसरी मिसाल, गाय है फर्ज कर लें, पहले भी जिक्र किया था। गाय का बछड़ा जब दूध पीना शुरू करता है तो फिर टेक्टाइल स्टिमुलस मिल जाता है और ये टेक्टाइल स्टिमुलस गाय के दिमाग में चला जाता है। दिमाग से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी और यहाँ से मजीद ऑक्सीटोसिन आता है और मिल्क रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जितना बच्चा सकलिंग करेगा उतना ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होगा, तो मिल्क इजेक्शन और ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हार्मोनल सिक्रेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब दूसरी मिसाल है नेगेटिव फीडबैक। कोई क्वेश्चन इसमें है तो पूछें। क्लियर है? अच्छा, अब हम एक और मिसाल आपको बताते हैं नेगेटिव फीडबैक, जिसकी फाइनल प्रोडक्ट हार्मोनल सिक्रेशन को रोकेगी। मसलन हम खड़े हैं, अभी सर्दियां शुरू होने वाली है, फर्ज करिए हमारा पैर, ठंड लगी, अंगूठे से शुरू होती है ना ठंड लगी, यहां पर लो टेम्परेचर, रिसेप्टर के जरिए पैगाम गया ब्रेन में। ब्रेन से कहां जाएगा? हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TSH रिलीज होगा। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड पर अप्लाई होगा। पिट्यूटरी क्या करेगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर था ये। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से आया पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी ने क्या किया? TSH रिलीज किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और थायराइड ग्लैंड ने क्या किया? थायरोक्सिन रिलीज किया। अब ये थायरोक्सिन खून के जरिए पहुंच गया इधर अंगूठे के पास, और थायरोक्सिन क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म करवाएगा। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि नहीं? लेकिन ये एनर्जी कितनी हालतों में है? 2 हालतों में है, एटीपी भी है, हीट भी है। तो इस रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट हीट और एटीपी है। जब हीट यहां बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? मजीद मैसेज नहीं जाएंगे, मैसेज नहीं जाएंगे तो ब्रेन हाइपोथैलेमस को नहीं उकसाएगा, हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज नहीं करेगी। इसके नतीजे में पिट्यूटरी ग्लैंड TSH नहीं रिलीज करेगा। TH नहीं होगा तो थायराइड स्टिमुलेट नहीं होगा, तो थायरोक्सिन की सिक्रेशन रुक गई। तो इस पूरे सीरीज में फाइनल प्रोडक्ट हीट थी। हीट ने पूरे चलते हुए निजाम को रोका कि नहीं रोका? ये है नेगेटिव फीडबैक। तो तमाम हार्मोन्स को इस तरह सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के अंडर में लाया गया है, जिसके नतीजे में यूजुअली इन मोस्ट केसेस हार्मोन की सिक्रेशन न बढ़ती है न घटती है, बैलेंस्ड रहती है। लेकिन जो हम बाज़ औक़ात शिकायत करते हैं तो वो लाखों करोड़ों में एक होती है। ये जब निज़ाम मुतासिर हुए तब समझ आ गया ये।